कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक मेडिकल नेग्लिजेंस पर बहुत सारे निर्णय दिए हैं, किंतु हर केस में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और इशू इन्वॉल्व भी अलग होता है और उसमें लीगल क्वेश्चन भी अलग होता है। तो हमारे व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट है कि हमें पर्टिकुलर फैक्ट्स के लिए पर्टिकुलर लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए केस लॉ प्रोवाइड किया जाए। इस श्रृंखला में हम अलग अलग केसेस को लेंगे, एक केस के सारे फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस बताकर उसमें क्या सिचुएशंस थी, क्या शिकायत थी और क्या लीगल इशू इन्वॉल्व था और अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा केस का नाम है डॉक्टर जे मर्चेंट एंड अदर्स वर्सेस श्रीनाथ चतुर्वेदी। ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था केस। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारे एंगल से। इस केस के डिसाइड होने के बाद 2002 में अमेंडमेंट हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और वो सारी बातें जो इस केस में कही गई थी उन सबको अमेंडमेंट के फॉर्म में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था। और आज भी ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये मील का स्तंभ है जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट और नीचे की सभी अदालतें फॉलो करती हैं। इस केस में फैक्ट्स इसमें इस तरह से थे कि एक 21 वर्ष का लड़का था जो यूएस से 1992 में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आया था और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी जिससे उसको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण उसकी डेथ हो गई और फादर ने ये केस फाइल किया। ये केस नेशनल कमीशन के सामने डैमेजेस के लिए फाइल किया गया और साथ ही साथ में एक क्रिमिनल केस भी फाइल किया गया। अल्टरनेटली मेन इशू इसमें ही बनाया गया कि चूंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बहुत सारे फैक्ट्स आने हैं, इसलिए इसको सिविल कोर्ट में भेजा जाए। और दूसरी बात, चूंकि क्रिमिनल केस भी डाल दिया गया है इसलिए इस केस को स्टे कर दिया गया। पहले प्रश्न पर कि क्या इसको सिविल कोर्ट में भेजा जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बहुत सारे फैक्ट्स देखने होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता है, मेडिकल जानकारी कंज्यूमर कोर्ट के मेंबर्स को नहीं होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अपील की हॉस्पिटल ने कि ये केस सिविल कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। इस इशू पर डिस्कशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज मेंबर्स के बेंच को हेड करता है, इसलिए उसकी जानकारी पर या उसकी जानकारी या उसके हैंडल करने पर प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। इसी तरह से स्टेट कमीशन भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा हेडेड बेंच होता है, जिनको अच्छी जानकारी होती है, जिन्होंने जीवन भर इस तरह के केसेस को हैंडल किया होता है। इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता उनकी काबिलियत पर। जहाँ तक एक्सपर्ट ओपिनियन की बात है, कोई भी जज सारे विषयों में पारंगत हो ही नहीं सकता और एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे सिविल कोर्ट में मंगाई जा सकती है, इसी तरह से उपभोक्ता अदालतों को भी एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाने का पूरा अधिकार है। वो लोकल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। जितनी भी पावर्स सिविल कोर्ट के हैं, केस को हैंडल करने के लिए सारी पावर्स इन उपभोक्ता अदालतों को भी हैं। इसलिए इस प्रश्न को सिरे से खारिज कर दिया। पूरी डिस्कशन के बाद और पूरी तरह से कन्विंसिंग तर्क देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उपभोक्ता अदालतें इस प्रकार के केसेस को लेने में समर्थ हैं। यदि ये माना जाए कि उपभोक्ता अदालतों के मेंबर्स और प्रेसिडेंट को नॉलेज नहीं है, तो इस तरह से तो देश भर में कोई भी अदालत काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक ही विषय का पारंगत हो सकता है और वो उस विषय के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय को हैंडल ही नहीं कर सकता।
तो ये प्रश्न तो यहीं खारिज हो गया। दूसरा था कि चूँकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड ये अदालतें समरी प्रोसीजर फॉलो करती हैं, शॉर्ट प्रोसीजर होता है, इसमें डिटेल में एविडेंस नहीं ली जा सकती, लेंदी प्रोसीजर नहीं होता सिविल प्रोसीजर कोड की तरह से, इसलिए यहाँ भी इतने शॉर्ट में इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मैटर का फैसला नहीं किया जा सकता। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि इंटेंशनली इन अदालतों का प्रोसीजर शॉर्ट रखा गया है ताकि कंज्यूमर को तुरंत राहत मिल सके। फिर भी यदि कोई डिले करने की कोशिश करता है या बार बार एडजॉर्नमेंट मांगता है तो इन दैट केस कोर्ट को, इन अदालतों को ये अधिकार है कि वे हैवी पेनल्टी लगाएं ताकि मैटर को डिले ना किया जा सके। ये पर्पसली रखा गया है और इस एक अच्छी बात को आप दूसरे तरीके से देखकर इस पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। इस केस में जो सिचुएशंस डेवलप हुई उन सिचुएशंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। ये केस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गाइडलाइंस इस केस में निर्धारित की गई थी वो गाइडलाइंस आज भी रेलेवेंट हैं और आज भी कोर्ट्स में जब डिले होता है तो इन गाइडलाइंस का हवाला दिया जाता है। ये वर्ष 2002 का केस है और इसी केस के आधार पर अमेंडमेंट हुआ था। आज भी जो डिले हो रहे हैं अदालतों में उसके ऊपर इन सारी गाइडलाइंस को एप्लीकेबल माना जाता है और माना जाता रहेगा। पहली इसमें जो गाइडलाइन थी, उस समय बहुत सारी उपभोक्ता अदालतों में मेंबर्स अपॉइंटेड नहीं थे, कहीं पर प्रेसिडेंट नहीं थे, तो बड़ी सख्त हिदायतें इसी केस में दी गई थी कि गवर्नमेंट का ये पहला कर्तव्य होगा कि वो जितनी भी अदालतें हैं उनमें एप्रोप्रिएट, क्वालिफाइड और समय से पहले मेंबर्स और प्रेसिडेंट्स की अपॉइंटमेंट कर दे ताकि मेंबर्स और प्रेसिडेंट के न होने के कारण अदालतों का काम न रुके। दूसरा, इसमें टाइम लिमिट की भी बात कही गई थी कि निर्धारित समय में एक केस को डिसाइड होना चाहिए। इस गाइडलाइन के आधार पर ही 2002 में टाइम लिमिट की भी बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 महीने के अंदर अंदर नॉर्मली एक केस का डिसाइड हो जाना चाहिए, किंतु जहां पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता हो या लैब टेस्टिंग की आवश्यकता हो, इस तरह के मामलों में अधिक से अधिक 5 महीने दे दिए जाने चाहिए। एक प्रश्न और दूसरी पार्टी की तरफ से उठाया गया था कि चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसमें एविडेंस की, डायरेक्ट एविडेंस की आवश्यकता होती है, जबकि कंज्यूमर कोर्ट में एविडेंस डायरेक्ट ना होकर बाय वे ऑफ एफिडेविट ली जाती है। तो ये भी एक प्रश्न उठाया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि एफिडेविट बहुत ही सरल माध्यम है। एक एफिडेविट के माध्यम से कंप्लेनेंट अपनी बात कह सकता है और अपोजिट पार्टी भी उसी माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से जवाब दे सकती है। किंतु जहाँ कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन की आवश्यकता लगे कोर्ट को या कोई पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन देना चाहे तो उस स्थिति में इंटेरोगेटरीज बनाई जा सकती है और इंटेरोगेटरी के माध्यम से ही एफिडेविट से उसका भी निदान हो सकता है। इंटेरोगेटरीज के जवाब भी एफिडेविट के माध्यम से दिए जा सकते। फिर भी यदि ऐसी स्थिति होती है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसी परमिशन देनी चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी और टेलीफोनिकली भी एविडेंस ली जा सकती है। ये परमिशन भी इसी कोर्ट में दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत महत्वपूर्ण केस है। जे मर्चेंट के केस का हवाला आज भी बहुत सारे केसेस में दिया जाता है। ये लार्जर बेंच का केस था इसमें, और अब हमने मेडिकल नेग्लिजेंस पर एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम एक एक केस के फैक्ट्स और लॉ को लेकर आपको उसके बारे में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।